हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें क्या है? ASEAN+6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। तो आसियान और +6 कंट्रीज कौन से हैं? आसियान के कंट्रीज आपको पता ही हैं, है ना। और फिर +6 क्या बताए थे मैंने? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हो गए 6। बढ़िया काम। ASEAN+6 हो गए, मिल बांट के काम कर लेंगे। फिर अब देखो आरसीईपी इसको कैसे व्यू करता है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ना, उसके अल्टरनेट ये अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रांस टीपीपी के अंदर इंडिया नहीं है ना। इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, तो हम आपसे डील करेंगे, इधर से कर लेंगे। तो अल्टरनेटिव ये भी हो गया, तो यहाँ पर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो उस हिसाब से काम कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात। तो बाकी डिस्कशंस हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो, जैसे ही यूएस का विड्रॉल हुआ टीपीपी से, तो वो सीपीटीपीपी बन गया। तो इससे फायदा ये है कि आरसीईपी को सक्सेस मिल जाएगी। क्यों? ईस्ट एशिया समिट भी बन रहा है ना, इसके बाद में यूएस और रशिया आ जाएंगे, तो उसको ज्यादा प्रोमिनेंस मिल जाएगा। और भाई यूएस हट गया, तो यूएस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से हट जाए, किसी ट्रीटी से, किसी एग्रीमेंट से हट जाए, किसी पार्टनरशिप से हट जाए, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो जिसमें आ गया या फिर दूसरी उसके पैरेलल में है, तो उसके पास मौका है कि वो अपनी इंपॉर्टेंस बाद में दिखा सकता है, अपनी हेज में नहीं दिखा सकता है। बड़ी अच्छी बात। अगला, आरसीईपी विल कवर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, गुड्स और सर्विस हो गई, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट और अदर इश्यूज। सही है। Negotiation or of RCEP will aim to achieve the high level of tariff liberalization through building upon the existing liberalization level between the partnership countries. अब देखो लिबरलाइजेशन, एलपीजी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था ना 91 में, इंडिया के अंदर मार्केट को खोल दिया था। तो वही वाला हिसाब किताब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह का हिसाब किताब यहाँ भी बनना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने पढ़ा है, तो वही फिनोमिनन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब देखो, इट टेक्स इनटू अकाउंट द ईस्ट एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफ्टा, है ना। ईस्ट एशिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेपेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन ईस्ट एशिया, with the difference that RCEP is not working on predetermined with membership। बड़ी अच्छी बात। प्रीडिटरमाइंड मेंबरशिप पे आरसीपी काम नहीं कर रही। चलो ठीक है। फॉरेन सर्विसेज में जाओगे ना, तो ये सब काम आप ही को करने हैं। तो इकोनॉमिक सर्विसेज वाले और ये सब फॉरेन वाले ये सब काम देख के करेंगे। अच्छा, इंस्टेड इट इज बेस्ड ऑन ओपन एक्सेशन विच एनेबल्स पार्टिसिपेशन ऑफ एनी ऑफ द आसियान एफटीए पार्टनर्स, जो कि चाइना, कोरिया, जापान, इंडिया, ये सब हैं। ठीक है। तो ये अपना आरसीईपी हो गया। बोरिंग सा लग रहा है। आरसीईपी के मेंबर्स देख लो, ASEAN+6। तो मैप फिर से देखने को मिला। तो मलई पेनिनसुला वगैरह, यहाँ पर कौन सा सी है, यहाँ पर कौन सा सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, ये सारे सीज का आपको पता होना चाहिए। क्यों? बार बार आप मैप देख रहे हो, है ना। और देखो अल्टीमेट एम है क्वेश्चंस को सही निकालना, तो इसी तरह से मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या? फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरसीपी। आरसीपी स्टैंड फॉर रीजनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो कॉमर्स तो नहीं है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव है ना, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पर है, काटो साले को। ऑप्शन ए कटा, ऑप्शन सी कटा। आरसीपी कंसिस्ट ऑफ आसियान एंड ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स नेशंस। तो यार ब्रिक्स नेशन तो नहीं, क्योंकि आरसीपी के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है, तो आसियान और यूएस भी है, तो नहीं है। तो ऑप्शन 2 भी कटा।
साउथ अफ्रीका तो नहीं है ब्रिक्स वाला, तो भाई साहब 2 भी कटा तो नन ऑफ द अबव हुआ, काटो इसको। इंडिया हैज ज्वाइंड आरसीईपी इन 2019, नहीं नहीं, पहले काम हो गया था सारा। तो इस तरह से एलिमिनेट कर करके सीधी बात क्या बनी, ऑप्शन डी, है ना, ये वाला हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 के अंदर पूछा था। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान, ठीक है, फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। तो डायरेक्ट आरसीपी नहीं बोला, लेकिन फ्री ट्रेड पार्टनर्स बोला, फिनोमिनन तो बोला ना, तो कनाडा तो नहीं है, तो कनाडा का 2 ऑप्शन है ना जहाँ पे, उसको काटो। तो दो दो जहाँ पे भी दिखे आपको, तो ए कटा और डी कटा। अब देखो ऑप्शन 1 तो आएगा ही आएगा, है ना, तो 1 आएगा, सी में आएगा, तो सीधा ही ऑप्शन सी हो गया। ऐसे करना भाई, गेम खेल खेल के, है ना। और 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, आरसीपी के अंदर यूएसए नहीं है ना, तो वो भी काटो। जापान तो है ही, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, उसके बाद में इंडिया है और जापान है। तो देखो गेम बजाया ना, एक गलत ऑप्शन निकाला कनाडा, सीधा दिखा ऑप्शन 2 कटा, और फिर 1 होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो 1 जहां जहां पे नहीं है उसको पहले ही काट दो। तो ऑप्शन बी कट गया था, डी कट गया था, और 2 जहां पे उसको काटो, तो डी फिर से कटा, ए कटा, तो सीधा सी बचा। तो ऐसे क्वेश्चन ना कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ऐसे को ना एलिमिनेट कर करके ही करना, यही बेस्ट तरीका होता है। और बहुत आते हैं यार को यूपीएससी में, ऐसे लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं ऐसे मल्टी स्टेटमेंट वाले। तो 40 क्वेश्चन में एलिमिनेशन कर करके काम बन जाएगा। और इसमें जो महारत हासिल कर लेता है ना, उसका प्री बड़ी आसानी से निकलता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से निकालोगे। और कुछ नहीं है इसकी पढ़ाई में, सब बोरिंग है। नेक्स्ट करते हैं नाफ्टा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखो नॉर्थ अमेरिकन है ना, तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं मोटे मोटे, कनाडा, बाकी तो टुच्चे टुच्चे हैं छोटे छोटे, उस नीचे वाले जो पनामा फनामा वाले जो भी हैं, कोस्टारिका जिनकी फुटबॉल टीम अच्छा फुटबॉल खेलती है, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस। तो इन्होंने क्या किया है, ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक बनाया है ना, तीनों का इनका मैप लगा दिया, तो ट्राइलेटरल, 3 ट्राई मतलब 3, और उनका ब्लॉक बना लिया। इसका एम क्या है कि भाई साहब, इसका एम ये है कि जो 3 कंट्रीज है ना, उनके बीच में ट्रेड ब्लॉक को एलिमिनेट करना है, और इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब बढ़िया, यूएस कनाडा मैक्सिको बेस्ट काम हो गई। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कैना मैक्स कॉरिडोर बनाया, ठीक, कैना कनाडा और मैक्सिको। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होएगा किस किस के बीच में, कनाडा और मैक्सिको। तो भाई साहब कनाडा और मैक्सिको के बीच में ट्रांसपोर्ट होएगा, अमेरिका में से जाएगा, बड़ी अच्छी बात, ये किया इन्होंने। क्यों किया, क्योंकि भाई साहब इनका कोऑपरेशन था इसलिए किया। अब साथ में प्रपोज ये भी कर रखा है कि भाई रेलवे भी डालेंगे, पाइपलाइन भी डालेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स भी डालेंगे, टेलीकम्युनिकेशन का हिसाब किताब इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़िया बना देंगे, काम हो जाएगा। ये नाफ्टा हो गया, याद रखना नाफ्टा किस किस के बीच में है, 3 कंट्रीज। आगे चलते हैं, ट्रेड ब्लॉक हो गया, इसका सिंबल है, तो ये देखो 3 कंट्री हैं, इनका मैप है और कल्याणकारी कार्यक्रम है। However, it was criticized in recent time for causing loss for of American jobs and depressing American wages। जो को ट्रम्प है ना, ट्रम्प, तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है ना, कंट्री फर्स्ट वाली पॉलिसी आई है इसकी। तो कंट्री फर्स्ट वाली पॉलिसी में राइटिस्ट विंग वैसी वाला हिसाब किताब है, तो उसको लगता है कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है, इस तरह सा रिटोरिक क्रिएट कर रहा है पूरा, है ना। ट्रम्प थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का लीडर है ना, अजीब तरीके से अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है, तो उसके पीछे ये हिसाब किताब बना हुआ है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अगलों की पॉलिटिक्स। उसके बाद में यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, क्या एक और हुआ है ये, इट इज रिसेंटली कंक्लूडेड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू रिप्लेस 25 ईयर्स ओल्ड नाफ्टा। उसको रिप्लेस करेंगे क्या, कि वंस रेटिफाइड द एग्रीमेंट विल क्रिएट मोर बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रेड एंड सपोर्ट ऑफ हाई पेइंग जॉब्स फॉर अमेरिकन्स। देखो इनको मिलके काम तो करना होएगा, क्योंकि पड़ोसी हैं, लड़ नहीं सकते, लड़ते भी हैं पड़ोसी लेकिन लड़ना नहीं है। तो क्या है, कुछ कुछ लेकुनाज होंगे पिछले वाले एग्रीमेंट के, नाफ्टा के, तो अब थोड़ा ज्यादा अच्छे रिटोरिक के साथ में, ज्यादा अच्छे हिसाब किताब के हिसाब से एग्रीमेंट बनाएंगे, तो उससे काम होएगा। इट गिव्स यूएस ग्रेटर एक्सेस
to dairy market of Canada and Mexico and allows extra import of Canadian cars. देखो अमेरिका अपने मजे चाहता है थोड़े से यूएस, तो वो ऐसे ट्रीटी बनाएगा, ऐसे हिसाब किताब, ऐसे रूल्स बनाएगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि अमेरिका के मजे हो जाएं, तो बेस्ट काम हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, कनाडा मैनेज टू प्रिजर्व द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एज अ प्रोटेक्शन फॉर इट्स वुड इंडस्ट्री। देखो कनाडा के अंदर है ना लंबरिंग वुड इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है। पहाड़ों के ऊपर जाओ, वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, तो वहां पे मार्क कर देते हैं और पेड़ों को काट काट के पटक देते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो वो रिस रिस के नीचे आ जाते हैं और उन पेड़ों को, वुड इंडस्ट्री को यूज कर लिया जाता है पल्प इंडस्ट्री में या फिर प्लाईवुड वगैरह में, तो अपना उसका वुड इंडस्ट्री भी सुधर जाएगा। इसके हिसाब से ये जो नया एग्रीमेंट बनेगा ना, 1 ट्रिलियन, एक्चुअली बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, 1 ट्रिलियन मतलब 60 लाख करोड़ रुपए, 60 नहीं 70 लाख करोड़ रुपए के अराब के लगभग का ट्रेड होएगा, तो मजा आ जाएगा यार इनके तो। ठीक है, इनका एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मर्कोसर। ये कस्टम यूनियन है, मैंने आपको 6.1 में ही सब चीजें समझा दी थी कि कस्टम यूनियन क्या होता है। इसमें क्या होगा, ट्रेडिंग ब्लॉक कौन से कंट्री, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे। तो पराग्वे और उरुग्वे, तो ये पूछता है कि उरुग्वे समुद्र के पास है कि पराग्वे समुद्र के पास है। तो परे पराग्वे है ना, पराग्वे तो परे है, तो पराग्वे समुद्र से दूर है। इनकी लोकेशन देख लेना, एक्चुअली मैंने शायद डाली भी होगी। हाँ, तो ये पराग्वे, ये उरुग्वे, इस तरह से। इनकी फुटबॉल टीम भी बड़ी तगड़ी होती है ना, फुटबॉल के बादशाह हैं ये सारे। तो देखो ये वाला हिसाब किताब है, इन्होंने 4 मिलके। और बोलीविया भी इसका पार्ट बनना चाहता है ना, ये प्रोसेस में चल रही है बात, है ना, बोलीविया का भी। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, मोटे मोटे बड़े बड़े कंट्रीज हो गए सारे। बोलीविया भी आ जाएगा तो और बढ़िया काम हो जाएगा। 2016 में वेनेजुएला की मेंबरशिप सस्पेंडेड हो गई थी। देखो वेनेजुएला में इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इन्फ्लेशन 450% से ज़्यादा हो चुका है, जॉब लॉसेस भयंकर लेवल पे चल रहे हैं, पायरेसी खूब होती है, ड्रग्स वाला हिसाब किताब, लैटिन अमेरिका आपको पता ही है कितना तगड़ा है। और वेनेजुएला अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, और वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। देखो भाई साहब, माल बहुत है उसके पास में, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से ये कंट्री बर्बाद हो रहा है। तो कहते हैं ना कि यार उसके पास पैसा है फिर भी बर्बाद हो गया, उसका जीता ज्यादा उदाहरण हमारे सामने वेनेजुएला का है। तो वो वाला हिसाब किताब सुधरना चाहिए, अच्छी बात। इसके एसोसिएट मेंबर कौन से हैं, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर और सूरिनाम इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। मैप में देख लेंगे लोकेशन, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑब्जर्वर कंट्री कौन से हैं, तो ऑब्जर्वर में न्यूजीलैंड और मैक्सिको, बड़ी अच्छी बात। फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं ये। फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी, फ्लूइड मूवमेंट होना चाहिए, मतलब तरलता से, बढ़िया तरीके से, ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए। सॉलिड मूवमेंट में क्या होता है, रुक रुक के जाएंगी चीजें, और फ्लूइड में जैसे पानी तरणताल रूप से बहता रहता है ना, वैसे बहेगा। इंडिया एंड मर्कोसर ब्लॉक हैव स्टेप्ड अप एफर्ट टू एक्सपेंड देयर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट टू मेक ग्रेटर इनरोड इनटू द अदर मार्केट्स। तो ये भी बात एक सामने है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं, फुल मेंबर्स हो गए डार्क ग्रीन वाले, लाइट ग्रीन वाले एसोसिएट मेंबर्स, ये सारे, और रेड मेंबर सस्पेंडेड वेनेजुएला। ब्लू कौन से हैं, ऑब्जर्वर, तो मैक्सिको और अपना न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। अब देखो अमेरिकाज है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उनके 35 इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, उनको टुगेदर लेके आई है। और इनका एम क्या है, मेन पॉलिटिकल, jurisdictional, social governmental forum in the hemisphere. In addition, it has granted permanent observer status to the 69 state, और उसमें यूरोपियन यूनियन भी है साथ में। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन पिलर्स हैं, क्या, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। एक लेक्चर बनाऊंगा मैं आपको, तो जिसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना, लिबर्टी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसको एक प्रॉपरली समझाएंगे। 1 या 2 लेक्चर की सीरीज बनाऊंगा मैं, तो उसमें क्या होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, लिबर्टी, लॉ, रूल ऑफ लॉ, इस टाइप के फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछती है। तो मैं पढ़ाता हूँ फिलोसफी भी बच्चों को, तो सोशो पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसके भी बनाऊंगा। तो उसमें आपकी डेमोक्रेसी वगैरह इनको लेके बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भाई साहब बड़े अच्छे से तैयार करना है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल,
इंडिया और फ्रांस ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी ना पेरिस के अंदर, तो वहां पर। बड़ी अच्छी बात। और इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है, गुड़गांव में, है ना, इंडिया में मानेसर में बन रहा है। बड़ी अच्छी बात। अब देखो इसके मेंबर कौन है। 121 सोलर रिच कंट्रीज हैं जो कि रिसर्च करेंगे लो कॉस्ट फाइनेंसिंग एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, है ना। अब इसका क्या है, 300 बिलियन डॉलर्स को चैनलाइज करना अगले 10 ईयर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अंडर अ ग्लोबल मेगा फंड फॉर क्लीन एनर्जी। ये वाला हिसाब किताब आगे देखते हैं। तो मतलब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जो कंट्रीज है ना, एनर्जी मतलब सोलर रिच कंट्री, जिन पर सूरज की किरणें भयंकर लेवल पे पड़ती हैं, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यही बात अपन ने बोली है ना, अच्छी बात। Also, the United Nations member can join alliance by signing and ratifying of the framework agreement or acceptance or approval. 73 कंट्री ने अब तक ये फ्रेमवर्क को साइन कर लिया है और 50 जिसमें से रेटिफाई कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज विच आर लोकेटेड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर वाले जो कंट्रीज हैं, वो एज अ पार्टनर कंट्री ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो 121 कंट्री तो प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हो गए, 73 कंट्रीज जिन्होंने साइन कर दिया है, उसमें से भी 50 ने इसको रेटिफाई कर दिया है। रेटिफाई मतलब इंटरनल अप्रूवल ले लिए गवर्नमेंट से, जैसे अपन पार्लियामेंट से लेते हैं उस तरह से। यूनाइटेड नेशंस इंक्लूड इट्स ऑर्गन कैन ज्वाइन ISA एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग ऑर्गन्स है ना, जैसे इकोसोक, ये सब जो भी हो गई, तो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ज्वाइन कर सकती हैं। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव पोटेंशियल टू हेल्प ISA अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। constituted by sovereign states at least one of which is a member of ISA can join the ISA as a partner organization। अच्छी बात। There are no targets or legal obligations imposed on member countries। बड़ी अच्छी बात। There is no membership fee, मतलब आपको इसमें ISA में ज्वाइन करना है तो कोई मेंबरशिप फीस नहीं लगेगी, आ जाओ आप तो। स्ट्रक्चर क्या है, 2 टीयर का स्ट्रक्चर है, एक तो असेंबली और एक सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में क्या होगा, काम धंधा, और असेंबली के अंदर वोटिंग, हेड ऑफ द स्टेट टाइप बैठ जाएंगे। ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द असेंबली विच मीट एनुअली। मिनिस्टर लेवल सीट है यहाँ पे, सब में यही तरीका होता है, यही फंक्शनिंग है ना। स्पेशल सर्कमस्टांसिस में असेंबली में ऑल्सो मीट अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, कोई नई बात हो गई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, तो उसमें भी ये मिल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। द असेंबली मेक्स ऑल नेसेसरी डिसीजंस रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ ISA इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड द अप्रूवल ऑफ ऑपरेटिंग बजट। देखो, असेंबली तो करेगी ना ये सब चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे IAS ऑफिसर बनना और इतने बढ़िया बनना कि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बन जाए कि सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे और सारी दुनिया चुन के आपको डायरेक्टर जनरल बना दे ISA का। बहुत बड़ी पोस्ट हो जाएगी। और जहाँ जिस शहर से आप बिलोंग करेंगे ना, वहाँ के लोग बोलेंगे कि देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल है हमारा लड़का, तो बहुत सम्मान मिलता है। तो अच्छे IAS ऑफिसर बनोगे ना, तो पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी पे, पूरी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी पे राज करने का मौका मिलेगा। हर मेंबर के पास में 1 वोट है, वही वाला सिस्टम चलता है। आगे चलते हैं। पार्टनर कंट्री कौन है। पार्टनर कंट्रीज, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड ऑब्जर्वर्स में पार्टिसिपेट विदाउट हैविंग राइट टू वोट। तो बाकी जो जुड़ेंगे ना, बकवास तो कर लो, डिस्कशन तो कर लो, लेकिन राइट टू वोट नहीं। इंडिया एंड ISA, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कमिटेड है। क्यों, क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही तो, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर तो इसको बनाया है, तो कमिटेड है। तो ISA सेक्रेटरीट 5 साल की ड्यूरेशन से 2016 से 17 तक होस्ट करेगा और विल कंट्रीब्यूट 27 मिलियन टू द ISA फॉर क्रिएटिंग कॉर्पस। एक कॉर्पस बनाया जाएगा 27 मिलियन का, जिसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगा, और भी सब देंगे, तो इंडिया 27 मिलियन देगा। आगे देखते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट देख लो, एक ग्लोबल सोलर बैंक बनाया है। प्लान बनाया नहीं, एक्चुअली प्लान चल रहा है। सेटअप ग्लोबल सोलर बैंक टू फाइनेंस 150 बिलियन ऑफ पावर प्रोजेक्ट। मतलब 150 बिलियन का मतलब कितना हो गया, अगर 150 बिलियन यार कितने होते हैं, लगभग 1000 करोड़ के लगभग रुपए देंगे पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। और ISA विल अप्रोच मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक टू क्रिएट स्पेशल पर्पस व्हीकल। वही स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, वो
बनेगा ग्लोबल सोलर बैंक। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, एक अलग से सेटअप बनाया कि बस उसी एक स्पेसिफिक स्पेशल उस पर्पस के लिए वो काम करेगा। जैसे स्मार्ट सिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, एक उस तरह का बॉडी बनाया गया कि बस वो उसी पर ही फोकस करेगा। इसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। आपको पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर पॉसिबली स्पेशल पर्पस व्हीकल का हिसाब किताब पढ़ा दिया होगा, यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। आगे जल्दी जल्दी करते हैं। First assembly of ISA, the Ministry of New and Renewable Energy organized the first assembly of ISA in New Delhi. The assembly is supreme decision making body of ISA। बिल्कुल सही बात। अब वही है, मिनिस्टर वगैरह मिलेंगे और रेटिफाई करेंगे ट्रीटी को, बोल बच्चन, है ना, कंट्रीज दैट है, ये वही सब बोल बच्चन वाली चीजें हैं। अच्छी बात। अब देखो ये वही वो बोल बच्चन चल रहा है। अब देखो ये सब रेटिफाई वगैरह और साइन वाला हिसाब किताब करेंगे ना, तो इसमें जर्मनी, इटली, स्पेन, ट्यूनीशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, इनका इंडक्शन आसान हो जाएगा जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है आईएसए के मेंबर बनने का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार सी project was approved in its first meeting। बड़ी अच्छी बात की। The aim of project is to set up centers in all eligible member countries to be trained personnel on solar infrastructure। देखो सीधी सी बात है, जो जो member countries बनेंगे ना, तो भाई साहब वो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और सोलर चीज़ें से काम करने का हिसाब किताब करेंगे कि भाई सोलर के इक्विपमेंट्स चलाने आए तो ट्रेनिंग वगैरह सब होगी। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो जितने भी मेंबर कंट्री होंगे ना, अपने अपने यहाँ पर एक सेंटर बनाएंगे और इस तरह के काम देखेगा। अच्छी बात। एक दिल्ली सोलर एजेंडा भी अडॉप्ट किया गया असेंबली में अंडर आईएसए मेंबर स्टेट्स टू परस्यू एन इंक्रीज शेयर ऑफ सोलर एनर्जी इन द फाइनल एनर्जी कंजप्शन इन रिस्पेक्टिव टू नेशनल एनर्जी मिक्स। बिल्कुल, है ना। देखो काम तो हर ऑर्गेनाइजेशन के उसी टाइप के और वैसे ही चलेंगे, है ना, उसी टाइप का हिसाब किताब रहेगा। आगे देखते हैं मेंबर कंट्रीज कौन से आएंगे, ये वाले। ये तो देखना यूएसए नहीं आएगा इसमें, है ना। यूएसए नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बीच के, तो 121 कंट्रीज का पोटेंशियल है इसमें। 121 हैं क्या ये? चलो छोटे छोटे कंट्रीज बहुत सारे हैं ना, तो ये सारी कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्रीज इसमें नहीं आएंगे, है ना। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसमें फ्रांस ने क्यों आया? मेरे को ये समझ में नहीं आया कि फ्रांस इतना आगे क्यों आया। फ्रांस तो है भी नहीं, लेकिन देखो कुछ ना कुछ तो फ्रांस भी कोशिश कर ही रहा है। ठीक है, जो भी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था। अब देखो, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। तो एक ऑप्शन तो सही है, तो पहले शुरुआत में क्या कर दो, ऑप्शन 2 जहाँ पे 1 जहाँ पे नहीं है ना उसको काटो, तो ऑप्शन बी कटा और ऑप्शन डी कटा, बेस्ट काम हो गया। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो दो जहाँ जहाँ पे उनको काटो तो क्या बचा, ऑप्शन ए ही बचा। ऐसे करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर दिया। मैं बता रहा हूँ एलिमिनेशन कर करके सही से अटेम्प्ट होएगा, वरना क्या है, धज्जियां उड़ जाएंगी हमारी, है ना। यूपीएससी में उस तरह से फिर गेम नहीं खेला जाता है, तो यही वाला गेम चलेगा अपना। नेक्स्ट करते हैं अपन, एशिया यूरोप मीटिंग। रटने वाली चीज है, एक्सक्लूसिव एशिया यूरोपियन फोरम एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। 51 नेशंस इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, आसियान और यूईयू इसके पार्टनर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसके 3 पिलर हैं, देखो वही बोल बच्चन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल और एजुकेशनल। द ग्रुप इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉन बाइंडिंग डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। आगे 2018 में मीटिंग हेल्ड हुई थी, थीम क्या थी, ग्लोबल पार्टनर फॉर ग्लोबल चेंज। इतना नहीं पूछेंगे। उलान बटोर जो मंगोलिया की राजधानी है, उलान बटोर डिक्लेरेशन हुई थी वहां पर, तो उसको बोला था उलान बटोर डिक्लेरेशन, जो कि 2017 में अडॉप्ट की गई थी। टू रिजॉल्व फाइट अगेंस्ट करप्शन वॉज साइंड इन द समिट, बड़ी अच्छी बात। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ कोरिया हैज बीन होस्टिंग कॉन्फ्रेंस एट आसेम लेवल फॉर लास्ट 3 years सिंस 2015 रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स। ये भी अच्छी चीज़ है। देखो ओल्डर पर्सन वाला इशू तो अपने को तैयार कर ही लेना चाहिए,
एक तो सोशियोलॉजी में आता है और मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 का पार्ट है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन्स, है ना, तो वो सब चीजें। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल एजिंग एंड ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन वाज हेल्ड इन 2018। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ये लेक्चर खत्म ही होने वाला है अपना। इसके बाद में 1 या 2 लेक्चर बनेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो बोल रहे हैं कि सर आपने सी सेट में हमें धोखा दे दिया। भाई साहब धोखा नहीं दिया, मैं जल्दी सी सेट आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इसके जस्ट बाद में सी सेट को वाइंड अप ही करने वाला हूँ। सारा मटीरियल मैंने तैयार कर लिया है, पीपीटी वगैरह सब बनाई गई हैं। सुमित सर ने मुझे डांट भी लगाई है कि यार क्या कर रहे हो तुम, बच्चों को परेशान कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर अभी कर देंगे पूरा, है ना, बढ़िया से करवाएंगे। अब साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका गोल क्या है, सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, साथ में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी अमंग 15 साउदर्न अफ्रीकन स्टेट। 15 साउथ अफ्रीकन स्टेट्स कौन कौन से हैं, मैप खोल लो जल्दी से, एटलस खोल लो और देखना चालू कर दो। एक तो अंगोला, किसको बोला, अंगोला, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, लिसोथो, मालावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सिशल्स। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिसोथो कंट्री की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ती है ना। सिशल्स साउथ अफ्रीका, इस्तानी स्वाजीलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मेडागास्कर देख लेते हैं। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, गैब्रोने, गैबोरोने बोत्सवाना के अंदर। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन इज अ कस्टम यूनियन विद SADC and the oldest custom union in the world। important इंफॉर्मेशन है, पूछ सकती है। ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन कौन सी है, तो ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है साउदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, याद कर लेना, ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है। इसमें कौन कौन इंक्लूड है, बोत्सवाना, लिसोथो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और इस्तानी स्वाजीलैंड वाला, ये वाले सारे। तो लिसोथो और स्वाजीलैंड ये दोनों कंट्री हैं। देखो कंट्री के अंदर कंट्री हैं, बताओ यार, हैं, सेट सुपर सेट सब सेट वाला। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ये भी फटका, ACFTA, तो AFCFTA ऐसा नाम है इसका। इसका एम क्या है, सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट बनाना है गुड्स एंड सर्विस का, एज वेल एज कस्टम यूनियन, फ्री मूवमेंट हो जाए कैपिटल का और बिजनेस ट्रेवलर्स का, आसान हो जाता है। वीजा नहीं मिलता ना तो धंधा नहीं चलता है। बाणिया जब घूमता है ना, बाणिया किसको बोलते हैं, बिजनेसमैन को बोलते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बढ़िया वर्ड अपने चला हुआ है, कोई भी बोलता है ना ज्यादा पैसे का हिसाब किताब कर रहा है तो कह रहा है बनिया मत बन जाता तू, है ना। अब इसका कोई क्या कास्ट से मतलब नहीं है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन बिजनेस की जहाँ पे बात हो गई ना, यार ये हमारे घर में एक बनिया पैदा हो गया, बोलते हैं ना इस तरह से। जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स करता तो सरपंच है, तो सबकी अपनी अपनी एक इमेज बनी हुई है, तो वैसी वाली चीज। डेरोगेटरी मत समझना इसको कि सर आप तो मजे ले रहे हो बनिया बनिया बोल के। बनिया का मतलब बिजनेसमैन, और भाई साहब बिजनेसमैन दुनिया चला रहे हैं तो ये बहुत तगड़ी चीज है। आगे देखते हैं, गुणों के पीछे हैं सारे वर्ड्स, है ना, गुणवाचक शब्द हैं। अच्छा, इट इस्टेब्लिश्ड इन एन एग्रीमेंट अफ्रीकन्स हेड ऑफ द स्टेट इन किगाली, रवांडा। रवांडा में एक जगह है किगाली, तो एनवायरमेंट में आपको किगाली एग्रीमेंट भी पढ़ाया है ना, आपको याद आ जाएगा किगाली एग्रीमेंट क्या हुआ था, ओजोन वाला सब। तो किगाली, रवांडा। देखो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी करो, यहाँ पर कोई चीज मिल रही है तो उसको लिंक करके सीधा, कभी अपन ने कुछ पढ़ा था क्या, उससे देख लो, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। इट कम्स into effect after 22 of signing countries rectifying agreement, और मार्च 2019 में 19 कंट्रीज ने इसको एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया। तो यार इतना ऐसे नहीं पूछेगी, आप देख रहे हो ना यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड और किस तरह के क्वेश्चन पूछिए, तो बस समझ के आगे बढ़ते रहो। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया, टर्म्स टू द नंबर ऑफ कंट्रीज कवरिंग मोर देन 1.2 बिलियन पीपल, और 4 ट्रिलियन इन कंबाइंड कंज्यूमर प्लस बिजनेस स्पेंडिंग ऑफ ऑल 55 कंट्रीज ज्वाइन। तो भाई 120 करोड़ लोगों का मामला, तो इंपॉर्टेंट तो है यार ये। जीडीपी भले ही ज़्यादा नहीं हो, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा एरिया, बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का चंक है इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब इसके वो मेंबर देख लो यार, साइंड वाले तो हैं ज़्यादा गाढ़े,
ज़्यादा हारे, साइंड और रेटिफाइड दोनों हो गए, और साइन हो गया, रेटिफाई नहीं किया, तो बाकी इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है, जिन्होंने साइन भी नहीं किया तो ये अपना है ना। सोमालिया है ना। एक सेकेंड, ये सोमालिया नहीं है, मैं भी है ना मैप से है ना हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जस्ट लेट मी कंफर्म, मैं अपनी एटलस खोलता हूँ। बार बार एटलस को देखते रहना चाहिए, उससे ही ये सब अपने याद होंगे। मैं कंफ्यूज हो रहा था। देखो ये तो है सोमालिया, ये तो है सोमालिया, और ये है इरित्रिया। और एक याद रखना, सीड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो एक तो आता है इथोपिया, सीड से याद कर लो इसको। तो एक तो आ गया इथोपिया, एक ये आ गया इरित्रिया, है ना, इथोपिया, इरित्रिया, और ये एक आ गया सोमालिया। ठीक है ना, तो सीड हो गया। अच्छा, डी भूल गया मैं बताना, ये जिबूती, ये टुच्चू सा छोटा सा कंट्री है ना जिबूती। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आते हैं, इसको निमोनिक बना के याद कर लेना यार, सीड। मैं हमेशा सोमालिया में, अब क्या बोलते हैं, कैप्टन फिलिप मूवी थी ना अपनी, तो उसमें यहीं के पायरेट्स को पकड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं यार, हम भी भूल जाते हैं। तो ये इरित्रिया है, तो गलत मत समझ लेना, ये इरित्रिया है, यहीं पे रेक्टिफाई कर दिया। सीड, कोई भी एक अगर मेरी मिस्टेक की वजह से आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए यार, है ना, गलत नहीं सिखाएंगे आपको। अब देखो आर्कटिक काउंसिल, देखो एक होता है आर्कटिक सर्कल, एक होता है अंटार्कटिक सर्कल, पोल्स पे, है ना, पोल्स के ऊपर ये और ये। तो इसमें आर्कटिक काउंसिल है, तो आर्कटिक काउंसिल का सीधा सा मामला ही हमें समझ में आ रहा है क्या, कि भाई वो कंट्रीज जो आर्कटिक में पड़ते हैं, है कि नहीं। तो बस, लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग आर्कटिक स्टेट्स, आर्कटिक इंडिजीनियस कम्युनिटीज, अदर आर्कटिक इनहेबिटेंट्स, कॉमन आर्कटिक इश्यूज यहाँ पर उठाए जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन इन आर्कटिक, बड़ी अच्छी बात। ओटावा डिक्लेरेशन, कनाडा का शहर है ना ओटावा। लिस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ मेंबर, कौन कौन, याद रख लेना यार, ये तो छोटा है बिल्कुल। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स, सारे आर्कटिक वाले जो है ना, ये जितने भी आर्कटिक वाले हैं सारे। इन एडिशन 6 ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग आर्कटिक इंडिजीनियस पीपल हैव स्टेटस एज परमानेंट पार्टिसिपेंट, तो मेंबर नहीं है वो इसके पार्टिसिपेंट हो गए। अच्छा, द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल इज ओपन टू नॉन आर्कटिक स्टेट्स, है ना, ऑब्जर्वर स्टेटस उनको भी दे देंगे। तो ऑब्जर्वर्स प्राइमरीली कंट्रीब्यूट थ्रू देयर एंगेजमेंट इन काउंसिल एट द लेवल ऑफ वर्किंग ग्रुप, बड़ी अच्छी बात। ऑब्जर्वर कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी है, इटली भी है, जापान भी है। मैं आप खोल लो और जल्दी जल्दी लोकेट करते जाओ। साउथ कोरिया है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूके। बेस्ट काम है, आगे चलते हैं। देख लो भाई, आर्कटिक सर्किल, तो आर्कटिक सर्किल में, आर्कटिक में यूएस का मामला है ना ये, तो बस ये सारा हिसाब किताब है ही इसके अंदर, और ये बाकी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है इन सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन आ गया था, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, डेनमार्क, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। विच ऑफ द अबाव मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा जापान को देखा, और जापान इसका मेंबर तो नहीं है क्योंकि आर्कटिक में नहीं पड़ता। तो दो ऑप्शन जहाँ जहाँ पे है ना, काटो साले को। तो ए ऑप्शन कटा और बी ऑप्शन कटा, बस। अच्छा, 1 4 5 और 1 3 5 कॉमन था, तो एक सही है और 5 सही है। अब देखो, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों में से चूज करना है, तो भाई सीधी सी बात है, सबसे ऊपर कौन जाता है, साइबेरिया की ठंड और ये हिसाब किताब कहाँ सुनते हैं अपन, रशिया का ही सुनते हैं ना यार। तो रशिया से लॉजिक से नहीं कर दोगे, रशियन फेडरेशन, तो 1 3 आ जाएगा, तो सीधा आ जाएगा 1 3 और 5, ऑप्शन डी। एलिमिनेट कर करके और सिंपल लॉजिक लगा के, पता ना हो ना तो भी कर लोगे। और एक बात बताऊं, रटी हुई चीज यूपीएससी का एक लॉजिक है। यूपीएससी क्या है, आपका दिमाग लगवाएगी, रटने पे विश्वास करती नहीं है। स्टेट पीसीएस और वो सब एग्जाम होते हैं ना,
तो उनमें रट विद्या चलेगी, लेकिन यूपीएससी में रट विद्या नहीं, यूपीएससी में एनालिटिकल एबिलिटीज चेक की जाएगी आपकी, है ना, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। मैंने तो खत्म कर दिया इसको, है ना। तो देखो अब लास्ट लेक्चर आपका बचा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो एट मैक्स 1 या 2 क्लास में, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे में वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लेक्चर को आज खत्म करते हैं। क्यों? वी आर स्टडिंग ऑन ओनली आईएएस एंड ओनली आईएएस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनीवे एनी हाउ। मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।